फ्रेंड्स, आज का हमारा पेपर है 26 फेब का शिफ्ट 1 का ये पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है वर्क डन बाय फोर्स इज डब्ल्यू। एक इक्वेशन दी है जहाँ पर डिस्टेंस है के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंड टी एक टेम्परेचर है। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा, तो अल्फा का डायमेंशन यहाँ पर फाइंड करना है। तो पहले तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है उसका जो पावर है b इंटू बीटा इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन के टी। सो वो तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, राइट। अगर वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो मैं लिख सकता हूँ कि बीटा इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के इंटू टी। दोनों के ही जो डायमेंशन होंगे वो सेम होंगे। अब बीटा इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट, एंड के इंटू टी। तो बीटा इंटू एक्स स्क्वेयर में जो बीटा है और एक्स है वो तो डिस्टेंस है मतलब कि L2 यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर L2 आएगा, राइट, एंड इज इक्वल टू के टी। के टी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो यहाँ पर एनर्जी की डायमेंशन की फॉर्मूला m1 L2 T माइनस 2, राइट। तो यहाँ पर L2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बीटा दैट इज इक्वल टू m1 एंड T माइनस 2। तो बीटा का ये डायमेंशन होगा m1 T माइनस 2, राइट। और अब बीटा का डायमेंशन मिलने के बाद अल्फा का डायमेंशन फाइंड करें तो हमारा वर्क का डायमेंशन होगा सेम एज एनर्जी m1 L2 T माइनस 2 इज इक्वल टू, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर आएगा एंड फिर बीटा आएगा। तो बीटा का डायमेंशन हमने फाइंड कर लिया था m1 T माइनस 2, राइट। तो अब यहाँ पर m1 कैंसिल, T माइनस टू कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू L2 बचा, स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, तो अल्फा इज इक्वल टू L बचा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है? यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ग्रेटर देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। सो यस, रिजॉल्विंग पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो वेवलेंथ होगी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। सो दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। तो स्टेटमेंट 2, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन विजिबल लाइट। यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 का स्टेटमेंट 2 एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ कम है इसीलिए रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। उसके बाद अ टनल इज डग अलोंग द कॉर्ड एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एज शोन। इफ पार्टिकल इज रिलीज इन टनल फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो यहाँ पर पहले तो इक्विलिब्रियम फोर्स की बात कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम फोर्स F इज इक्वल टू F इक्विलिब्रियम G m अपॉन आर क्यूब इनटू आर डिस्टेंस, कि जितना ये डिस्टेंस है जहाँ तक हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो, इनटू कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस कंपोनेंट आएगा। कॉस थीटा मतलब कि यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला, राइट। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो G m r अपॉन आर क्यूब। अब x की बात करें तो cos थीटा मतलब कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन r। तो एक r कैंसिल हो गया। अब फॉर्मूला में से मैं जो फॉर्म लिखने वाला हूँ वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का फॉर्म होगा। तो gm अपॉन आर स्क्वायर उसका फॉर्म है। तो gm अपॉन एक r बचेगा, आर स्क्वायर तो गया स्मॉल g में, इनटू x। तो ये हमारा फोर्स का कंपोनेंट बचा। अब इसको कंपेयर करेंगे। इसका कंपैरिजन होगा हमारे टाइम पीरियड के साथ। तो टाइम पीरियड की फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट m अपॉन जी एम
अपॉन आर, राइट। क्योंकि ये gm अपॉन आर, इसको मैंने क्या किया, kx के साथ कंपेयर किया, तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो k क्या बचा हमारा, कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। तो जो हमारा पीरियोडिक टाइम है उसके अंदर की फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट मास अपॉन फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट की जगह ये वैल्यूज लिख दी हमने। अब यहाँ पर जो mm है वो कैंसिल हो जाएगा और r ऊपर हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन g। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो ए बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर सबका इक्विवेलेंट लेते जाना है, राइट। तो पहले तो यहाँ पर जितने रेजिस्टेंस है उसके इक्विवेलेंट फाइंड करें, तो यहाँ पर हमें बैलेंस रेजिस्टेंस मिल रहा है, जैसे कि ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं और ये वाला रेजिस्टेंस बैलेंस हो रहा है। तो अगर चारों रेजिस्टेंस बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारा जो एक रेजिस्टेंस बचा है यहाँ पर बीच में, उसमें से ही करंट फ्लो होगा और उसका ही रेजिस्टेंस काउंट होगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तब बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ R, तो वही हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स ऑफ मास m एंड रेडियस a आर प्लेस वन 4 कॉर्नर of square of side B, find out moment of inertia about any one side। तो जैसे कि एक स्क्वायर के चार वर्टाइसिस होंगे, तो कोई भी एक साइड से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर स्फीयर्स है, अगर स्फीयर में से कोई एक्सिस पास हो रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2 इंटू 2 बाई 5 एम स्क्वेयर प्लस 2 इंटू, अब दोनों का मिलके मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सो यहाँ पर जो कॉर्नर्स है, यहाँ पर जो कॉर्नर्स है उनके साइड से बी, राइट। तो 2 बाई 5 इंटू एम स्क्वेयर प्लस एम बी स्क्वेयर, क्योंकि साइड्स की जो लेंथ है वो है b और रेडियस जो स्फीयर है उसके रेडियस a है। तो अगर एक्सिस में से पास हो रहा है कोई लाइन, तो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बाई 5 एम स्क्वेयर, दो स्फीयर है तो दो में से पास हुआ तो 2 इंटू, अब जो दो स्फीयर यहाँ पर बाकी बचे उनका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो ये जो साइड है वो b है, इसीलिए यहाँ पर एम बी स्क्वेयर एंड फॉर ईच स्फीयर दैट इज 2 बाई 5 एम ई स्क्वेयर। तो इज इक्वल टू, इसको अब कैलकुलेट करें तो 4 बाई 5 एम ए स्क्वेयर प्लस 4 बाई 5 एम ए स्क्वेयर प्लस 2 एम बी स्क्वेयर। नाउ 4 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 8 बाई 5 8 बाई 5 एम ए स्क्वेयर प्लस 2 एम बी स्क्वेयर, ऐसा कोई ऑप्शन है और वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ स्फीयर एंड रिंग आर सेपरेटेड बाय √8r डिस्टेंस, फाइंड फोर्स बिटवीन देम। तो एक डिस्टेंस है उन दोनों के बीच, राइट। तो हम लोग जो रिंग है, रिंग के अकॉर्डिंग उसके एक्सिस पॉइंट पे स्फीयर को रखा है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो एक्सिस पॉइंट पे मिलने वाला फोर्स, तो फॉर्मूला है G mm अपॉन आर स्क्वेयर प्लस दूसरा डिस्टेंस है 8r स्क्वेयर रेस टू 3/2। ये इक्वेशन हमने डिराइव कर चुके हैं हम लोग, राइट। और जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है √8 इंटू आर, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन उतने डिस्टेंस वाला है। अब यहाँ पर डाउन साइड जो डिनोमिनेटर है अंडर √8 इंटू आर अपॉन, यहाँ पर क्या होगा 9 इंटू आर स्क्वेयर रेस टू 3/2, राइट। तो इज इक्वल टू, अब 2 कैंसिल हो गया और 9 रेस टू 3/2, तो यहाँ पर एक ही 2 कैंसिल हो गया, मतलब कि 3 स्क्वायर भी था, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 3 स्क्वायर, पहले से ही अगर मैं लिखूँ कि 3 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर रेस टू 3/2,
तो 2 कैंसिल हो गया सब में, और अब इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो जी एम एम अंडर रूट 8 r अपॉन 3 रेज टू 3, दैट इज 27 एंड r रेज टू 3, तो 1 r कैंसल, तो r स्क्वायर बचा, तो इज इक्वल टू जी एम एम राइट अंडर रूट 8 अपॉन 27 r स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर मैच हो रहा है थर्ड ऑप्शन, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ स्फेरिकल मिरर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ एन इमेज 25 सेंटीमीटर एंड देयर ओरिएंटेशंस आर सेम, देन, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दी गई है, राइट। तो ओरिएंटेशन जो मिलने वाला है वो वर्चुअल मिलने वाला है, तो इमेज इज वर्चुअल, और ये जो सिस्टम जिस मिरर में ये चीज होने वाली है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, तो दिस हाइट वी विल गेट ओनली इन कॉन्वेक्स मिरर, सो ऑप्शन 4 इमेज वर्चुअल होगी और मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर। फिर इस क्वेश्चन में यंग मॉड्यूलस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पर जो स्क्रीन सेपरेशन है दैट इज कैपिटल D 1 मीटर, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स स्मॉल d दैट इज 2 मिलीमीटर, द वेवलेंथ वो भी दिया है, तो सिंपल सेपरेशन फाइंड करने के लिए x बार फॉर्मूला है लैम्बडा d अपॉन d। ओके, लैम्बडा इज गिवन 500 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹, कैपिटल D इज 1 मीटर अपॉन स्मॉल d इज 2 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद आंसर आने वाला है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अब इसको कन्वर्ट करें तो 0.25 मिलीमीटर आंसर आएगा, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ गैस एलईडी सेपरेशन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो बैंड गैप यहाँ पर दिया है, बैंड गैप एनर्जी, देन द लाइट एमिटेड इज, तो पहला तो वेवलेंथ की अगर बात करें तो एलईडी में वेवलेंथ मिल रही है 1242 एंड दिस बैंड गैप एनर्जी इज 1.9, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 654 होगा नैनोमीटर, एंड वो मिलेगा हमें ऑरेंज विजिबल लाइट में। सो द लाइट एमिटेड दैट इज 654 नैनोमीटर वेवलेंथ एंड दैट कलर ऑफ दैट लाइट इज ऑरेंज। Next question में, a particle is moving in circle with uniform speed under the action of central force F, which is inversely proportional to radius. So F proportional to 1 upon r cube. Find period of revolution is proportional to, तो t हमें फाइंड करना है r के फॉर्म में। तो पहला तो एक रिलेशन यहाँ पर दिया है F proportional to 1 upon r cube। F की एक फॉर्मूला है दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r। अब ओमेगा स्क्वायर की अगर बात करें तो ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r रेज टू 4, राइट, क्योंकि ओमेगा और r दोनों के बीच का ये एक रिलेशन है कि ओमेगा स्क्वायर तो 1 अपॉन r रेज टू 4, तो ओमेगा की बात करें तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर होगा। अब ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई अपॉन टी, सो 2 पाई अपॉन टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, राइट, तो t प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच होने वाला है, सेकंड ऑप्शन मैच होगा, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में लार्ज नंबर्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस r कंबाइन एंड फॉर्म बिगर ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल R। इफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज जूल, मीन्स कैपिटल J नॉट जूल, देन हीट रिलीज पर यूनिट वॉल्यूम इफ सरफेस टेंशन इज T। तो यहाँ पर हीट कितनी रिलीज होती है यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से वो फाइंड करना है। तो पहले हम लोग एक रेडियस का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, जैसे कि कुछ n जितने ड्रॉप्स मिल रहे हैं तो n जितने वॉल्यूम्स मिलने वाले हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू बिगर ड्रॉप वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, राइट। तो 4/3 पाई पाई 4/3 पाई कैंसल्ड, सो यहाँ पर बचेगा n रेज टू 1/3 r इज इक्वल टू कैपिटल R।
अब यहाँ पर जो लॉस हो रहा है, दैट डेल्टा यू लॉस ऑफ हीट, राइट, इज इक्वल टू टी चेंज इन सरफेस एरिया. सो टी इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, वो ही एनर्जी होगी. सो डेल्टा यू इज इक्वल टू टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया. ये एक फॉर्मूला है सरफेस एनर्जी की. सो इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए. डेल्टा ए मीन्स एन इंटू 4πr² मीन्स टोटल n drops of area minus total area of bigger drop 4π capital R square, right? So is equal to T 4π common into nr square minus capital R square, right? Now delta U, and outside we are having 4π T, right, into the bracket. Now what is here n, right? If I am putting that n value here, तो क्या होगा, तो वहाँ पर हमें क्यूब करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन का. अगर पूरी इक्वेशन का क्यूब करके n को सब्जेक्ट बनाओ तो यहाँ पर r क्यूब अपॉन r क्यूब मिलेगा इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, पावर कैंसिल हो गया है. तो डेल्टा u इज इक्वल टू 4π इंटू टी ब्रैकेट आर क्यूब अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगी. अब यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है दैट इज पर जूल होगा. सो इक्विवेलेंट ऑफ हीट J है. सो यहाँ पर डाउन साइड डिनोमिनेटर में J आएगा, राइट. अब हमें फाइंड करना है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3πr³, राइट. तो वो 4/3πr³. अब 4π कैंसिल, और जो बाकी बचा अगर वो लिखे तो यहाँ पर बाकी बचा हुआ लिखेंगे तो इज इक्वल टू 4π कैंसिल हो चुका है. तो t इंटू दी ब्रैकेट आर क्यूब माइनस आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर अपॉन j इंटू आर क्यूब, और 3 भी है, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 यहाँ पर बचेगा, राइट. सो इज इक्वल टू अब 3t अपॉन j, और अब ये जो आर क्यूब है वो ऊपर रखेंगे, सभी को दे देंगे इंडिविजुअली, तो बचेगा 1 अपॉन आर, क्योंकि आर क्यूब कैंसिल, माइनस यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर आर कैंसिल, आर क्यूब एक कैंसिल, तो 1 अपॉन आर बचेगा. सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है. सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में द करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज गिवन एज I इज इक्वल टू I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 sin cos ओमेगा टी. फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ द करंट. RMS वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पर I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2. अब देख सकते हो कि एक फंक्शन साइन है, एक फंक्शन कॉस है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा फेज एंगल दैट इज 90 डिग्री. कॉस 90 दैट इज 0. सो अंडर रूट क्या बचा, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है IRMS, तो IRMS की फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, बिकॉज IRMS की जो फॉर्मूला होती है IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन रूट 2. तो I0 अपॉन रूट 2, तो I0 हमें अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर मिला. सो दैट इज I0. तो I0 अपॉन रूट 2 मीन्स IRMS अगर उसको फॉर्मूला में रखें तो यहाँ पर भी अपॉन रूट 2 मिलेगा. तो अगर कंबाइंड वे में लिखे तो अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2. सो दैट इज द फॉर्मूला हियर. तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच हो रहा है, राइट. सो ऑप्शन नंबर 1 दैट इज आवर करेक्ट आंसर.
ओके, इस क्वेश्चन में अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग और अबाउट सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो पहला है एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, aerial velocity is proportional to velocity. When planet is nearest to sun, its speed is maximum. Planet will move with constant speed and aerial velocity is inversely proportional to velocity. तो यहाँ पर टोटल 5 स्टेटमेंट है। तो 5 स्टेटमेंट में से यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज करेक्ट, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में two rod of thermal resistance R1 and R2 are connected as shown. Temperature theta 1 and theta 2 are given. Find common temperature theta of two connecting rod. Okay, common temperature. तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है मतलब कि उसमें हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो हीट ट्रांसफर की अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो थीटा 2 माइनस थीटा अपॉन R2। तो यहाँ पर जो हीट है वो ट्रांसफ़र हुई हायर टू लोअर, जितना ये लॉस होगा हायर टू लोअर उतना ही लोअर गेन करेगा उतना टेम्परेचर। तो गेन टेम्परेचर थीटा माइनस थीटा 1 अपॉन R1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है तो थीटा 2 R1 माइनस थीटा R1 इज इक्वल टू थीटा R2 माइनस R2 थीटा 1, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें मिलने वाली है। अब जो थीटा वाले टर्म है वो एक साइड अगर रखें तो थीटा 2 R1 प्लस थीटा 1 R2 इज इक्वल टू थीटा R2 प्लस थीटा R1। अब राइट हैंड साइड में से अगर थीटा को मैं कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, थीटा 2 R1 प्लस थीटा 1 R2 अपॉन थीटा को कॉमन निकाला तो R1 प्लस R2 और थीटा रह जाएगा राइट हैंड साइड। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, सो पहला यस दोनों का सम हो रहा है पहले तो 2 और 4 में से कोई एक ऑप्शन आ रहा है तो फोर्थ ऑप्शन, सो दैट इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ लैम्बडा 1 रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन एंड लाइमन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज and lambda 2 represent wavelength of first line of Paschen series in hydrogen spectrum, find the ratio of lambda 1 and lambda 2। तो पहले अगर लाइमन की बात करें L तो 1 अपॉन लैम्बडा 1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी R ब्रैकेट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन थर्ड लाइन है मतलब कि यहाँ पर 4 स्क्वायर आएगा थर्ड लाइन लाइमन में, राइट। अब पाश्चन की बात करें तो पाश्चन मतलब 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू R। पाश्चन की फर्स्ट लाइन है तो 1 अपॉन ला बा पा, राइट। सो थर्ड सीरीज में आता है पाश्चन तो यहाँ पर 3 स्क्वायर आएगा माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर क्योंकि उसकी फर्स्ट लाइन है, सो 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर फॉर्मूला में आएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 करना है। तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू ऊपर 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16 क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 16, राइट। तो इज इक्वल टू 16 माइनस 1 7, 7 अपॉन 9 इंटू 16 एंड यहाँ पर 16 माइनस 1 15, 15 अपॉन 16 तो 16 कैंसिल हुआ तो 7 अपॉन 9 इंटू 15, राइट। तो 7 अपॉन 9 इंटू 15 उसको अगर काउंट करें तो 7 अपॉन यहाँ पर 135 मिलने वाला है, तो दैट इज लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी u collides with the object of mass m which is at rest, consider following statements। तो पहला स्टेटमेंट है आफ्टर कॉलिजन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विल बी 2u, कॉलिजन के बाद, राइट। क्योंकि यहाँ पर m बहुत ही ज़्यादा मैसिव है तो जब कभी भी यहाँ पर कॉलिजन होगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट में सारी वेलोसिटी ज्वाइन हो जाएगी। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में इन इलास्टिक कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है
और सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन में a uniform line charge of length L and Q is given as shown in figure. Find out electric field at point O. तो यहाँ पर एक लाइन, एक वायर है हमारे पास, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज ऑफ लेंथ, राइट. L उसकी लेंथ है और उसका जो चार्ज है वो Q है. तो O पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो यहाँ पर से कनेक्ट कर दो. तो क्या होगा, यहाँ पर दो थीटा मिलेंगे, θ1 एंड दिस इज θ2, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन. तो ओ पॉइंट पे फाइंड करना है सिंपली. तो उसकी फिक्स फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के इंटू लेमडा अपॉन आर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है. अब यहाँ पर जो एंगल मिलने वाला है वो एंगल होगा θ1 θ2 दोनों ही 30 डिग्री. और जो r मिलेगा, व्हाट इज r? r इज दिस डिस्टेंस. सो वो जो r होगा वो होगा √3 L/2. यहाँ पर क्या मिलेगा, √3 L/2. यस, एक्चुअली दैट r डिस्टेंस इज हियर, दिस हाइपोटेनियस डिस्टेंस, क्योंकि ये r होगा हमारा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस. तो ये हमारा L/2 होगा, मतलब कि मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस. तो यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया है वो हाइपोटेनियस होगा. सो दैट इज अवर आर. और लेमडा जो है, लेमडा है टोटल चार्ज अपॉन लेंथ. अब अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर अगर अंदर रखूँ तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला E इज इक्वल टू के मतलब 1/4πε0, राइट, सिंपल फॉर्मूला. लेमडा की फॉर्मूला लिखें Q/L इनटू साइन θ1. साइन θ1 मतलब कि साइन 30 1/2 प्लस 1/2 अपॉन R. तो R जो बचा उसकी फॉर्मूले लिखे √3 L/2, राइट. तो E इज इक्वल टू, अब क्या होगा यहाँ पर, 2 2 4, राइट. तो नीचे 2 बचेगा, सो Q/2√3 इंटू पाई इंटू ε0. अब 2 बार L मिला तो यहाँ पर क्या होगा, L² हो जाएगा, और 1/2 प्लस 1/2 इज 1. सो ये हमारा आंसर होगा. सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है. सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में टू डायोड्स आर शोन इन फिगर. इन फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस ऑफ डायोड्स इज 50 ओम and in reverse biasing it is infinite. Find the current flowing through 120 ohm. ओके, तो 120 ओम का करंट फाइंड करना है. तो पहले तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस कौन है, ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है. रिवर्स बायस में से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला. तो अब काउंटिंग भी उसी टाइप से होगी. 130, अब फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस 50 है, तो 130 प्लस 50 180. 180 और 120 के साथ दोनों ही सीरीज में है, तो 180 प्लस 120, तो R इक्विवेलेंट मिला 300. सो दैट इज अवर टोटल रेजिस्टेंस. अब करंट फाइंड करना है, तो करंट की फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V/R. सो V 6 वोल्ट एंड R इज 300. सो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी उसके हिसाब से 6, तो 2/150 होगा, राइट. सॉरी 2/100 होगा. अब यहाँ पर मुझे मिली एमीटर में कन्वर्ट करना है. मिली एमीटर मतलब कि यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया मिली एम्पियर. तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचा 20 मिली एम्पियर. दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. मतलब कि 120 ओम में से 20 मिली एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ओके, इस क्वेश्चन में a 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस इन XY प्लेन. मतलब कि उसका जो एरिया वेक्टर है वो Z एक्सिस में होगा. इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 2 डायमेंशन X एंड Y बोथ, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट अलोंग X एक्सिस इन फर्स्ट 10 सेकेंड. सिर्फ X एक्सिस का ही फाइंड करना है. तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन
ए एक्स अगर फाइंड करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा एफ एक्स अपॉन मास, और एफ एक्स कितना है तो एफ एक्स इज 20, सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट लेना है तो 20 अपॉन 2, सो दैट विल बी 10। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स एक्सिस का मिल रहा है 10 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस का ही फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर। तो यहाँ पर यू एक्स तो कोई इनिशियल स्पीड नहीं है, दैट इज 0, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, प्लस हाफ ए एक्स, व्हाट इज ए एक्स, सो ए एक्स इज 10 and t that is given 10 second, 10 square is 100, so 2 5s are, so 5 into 100 that is 500, so distance covered in only x axis that is 500 meter, so option 1 is the correct answer. Okay, next question में if limiting value of force for block just to slide is 3x then write the value of x. okay, तो पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट है उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसका यहाँ पर मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो पहला तो नॉर्मल फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, फिर उसका वेट लगेगा डाउन साइड, वो जो वेट होगा दैट इज गिवन, मतलब कि मास गिवन है तो वेट लिखेंगे √3 इंटू जी, राइट। देन यहाँ पर फोर्स लग रहा है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ये लेफ्ट हैंड साइड बॉटम डायरेक्शन में, तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक वर्टिकल। तो पहला ये जो कंपोनेंट है वो यहाँ से 60 डिग्री अगर बना रहा है तो ये मेरा एफ कॉस कंपोनेंट हुआ, एंड यहाँ पर डाउन साइड वो मेरा एफ साइन कंपोनेंट हुआ, राइट। अब इसको हॉरिजॉन्टली मतलब कि ब्लॉक जस्ट टू स्लाइड, मतलब कि अभी तक वो स्लाइड नहीं हुआ है, हॉरिजॉन्टली वो इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल, तो एफ कॉस थीटा जितना होगा इज इक्वल टू उतना ही म्यू इंटू एन मिलेगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन के फॉर्म में होगा तो म्यू इंटू एन, उतना फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है अभी तक। तो कैपिटल एन की अगर बात करें तो यहाँ पर वर्टिकली भी कोई मूवमेंट नहीं है, तो जितना अप साइड उतना डाउन साइड, तो उसी वजह से यहाँ पर लिख सकते हैं √3 इंटू जी प्लस एफ साइन थीटा। अब सारी वैल्यूज को अंदर रखे हैं मेन इक्वेशन में, तो मेन इक्वेशन है हमारा एफ कॉस थीटा इज 30, सॉरी थीटा इज 60 हियर, तो कॉस 60 इज इक्वल टू √3 इंटू जी प्लस एफ साइन 60, राइट। तो ये फॉर्मूला होगी। अब cos 60 मतलब f/2 हाफ इज इक्वल टू √3 इंटू जी प्लस साइन 60 इज √3/2, तो ये फॉर्मूला मिली। अब यहाँ पर √3 हम लोग कॉमन कर सकते हैं, राइट। और फोर्स तो वैल्यूज अगर रखे तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 को एलसीएम ले तो f/2 इज इक्वल टू √3 अपॉन जी अपॉन 3√3 प्लस f/6 लिख सकते हैं यहाँ पर f/6, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया है, राइट। अब f/2 माइनस f/6, अगर f/2 माइनस f/6 करूँगा तो f/3 मिलेगा, सो f/3 इज इक्वल टू √3g अपॉन 3√3, राइट। अब 3 कैंसिल कर देते हैं, √3 कैंसिल, तो f इज इक्वल टू जी मिला। f इज इक्वल टू जी मीन्स यहाँ पर f इज इक्वल टू 10 लिखना पड़ेगा, राइट। f इज इक्वल टू 10 मतलब कि वो हमारी 3x होगी, क्योंकि वही फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो 3x, राइट। तो अब यहाँ पर x को अगर सब्जेक्ट बनाए तो 10/3 मिलेगा, सो दैट इज 10/3। अब 10/3 वो होगा 3.33, सो 3.33, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x 3.33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन अ सीरीज LCR सर्किट at resonance quality factor is 100
Now value of self inductance L is double and resistance is decreased to fold than new value of quality factor. तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डबल हो रहा है. तो पहला तो क्यू फैक्टर की अगर बात करें तो क्यू फैक्टर की फॉर्मूला है एक्सएल अपॉन आर. एक्सएल मीन्स ओमेगा एल अपॉन आर. ओमेगा मीन्स एट रेजोनेंस 1 अपॉन रूट एल सी, उसकी फॉर्मूला है ओमेगा की इंटू एल अपॉन आर. अब यहाँ पर बाकी बचा तो वो होगा 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी. So that is Q factor formula that we know, right? अब नया Q factor, तो नया Q factor में क्या चेंजेस है? सेल्फ इंडक्टेंस डबल हो गया 2L अपॉन C इंटू 2 अपॉन R, तो इज इक्वल टू, अब क्या बचा यहाँ पर, जो बचा वो लिखें तो 2 अपॉन रूट 2, बाकी एज इट इज है 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C. तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट कैपिटल क्यू, क्यू फैक्टर जो पुराना वाला था. तो क्यू डैश इज इक्वल टू 2 रूट 2, पुराना वाला क्यू फैक्टर मतलब के 100 इज इक्वल टू 282.8, मतलब के मिलेगा 283. सो ये हो गया नया क्यू फैक्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में there are two capacitors C1 and C2. If C2 is greater than C1, when they are connected in parallel and equivalent capacitance is 15/4 times the equivalent capacitance when connected in series. तो find C2 upon C1. तो पहले when they are connected in parallel the equivalent capacitance is 15/4. parallel connection मतलब कि sum of two capacitance. तो sum of two capacitance is equal to 15/4 times equivalent capacitance when connected in series. तो connected in series को उतने टाइम से मल्टीप्लाई करना है C1 प्लस C2. तो ये पूरी इक्वेशन हो गई. अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई में C1 प्लस C2 दो बार आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो वो स्क्वायर हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई भी होगा, इज इक्वल टू 15 C1 इंटू C2. अब ये जो फॉर्मूला है C1 प्लस C2 स्क्वायर, उसको एक्सपांड करते हैं, राइट. तो 4 वो होगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 इज इक्वल टू 15 C1 C2. अब 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू C1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू C2 स्क्वायर प्लस 8 C1 C2 इज इक्वल टू 15 C1 C2, राइट. नाउ अब ये जो फॉर्मूला बची उसमें 4 C1 स्क्वायर प्लस 4 C2 स्क्वायर. अब 15 लेफ्ट हैंड साइड, तो 15 अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो बचेगा -7 C1 C2 इज इक्वल टू 0. अब 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो. एक तो 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और वहाँ पर हम लोग पूरी इक्वेशन को C1 से भी डिवाइड करने वाले हैं, मतलब C1 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को. तो पूरी इक्वेशन को C1 स्क्वायर से डिवाइड करें तो बाकी बचेगा 4, पहला में 4 प्लस 4 C2 अपॉन C1 होल स्क्वायर, राइट, माइनस 7 C2 अपॉन C1 बचेगा इज इक्वल टू 0. तो ये जो इक्वेशन होगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन रहा है, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, राइट. तो मतलब उसको उस फॉर्म में लिखूं तो C2 अपॉन C1 स्क्वायर, फिर माइनस 7 C2 अपॉन C1, फिर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कॉन्स्टेंट्स मतलब कि x आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो डिविजनल वैल्यू है. सो C2 अपॉन C1 डिवीजन में अगर होगा तो वो इमेजनरी हो जाएगा, राइट. तो वो इमेजनरी होगा, इसका कोई आंसर नहीं होने वाला, इमेजनरी है. ओके, इस क्वेश्चन में द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव इज 16 वोल्ट एंड 8 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज x इंटू 10⁻². फाइंड वैल्यू ऑफ x. तो सिंपल फॉर्मूला है u इज इक्वल टू a मैक्स माइनस a मीन अपॉन a मैक्स प्लस a मीन.
तो वैल्यूज़ को अगर रखा जाए तो 16 इज मैक्सिमम, 8 इज मिनिमम, 16 प्लस 8, राइट। तो 16 माइनस 8 इज 8 अपॉन यहाँ पर 24, राइट। तो 8 थ्री ज़ा 24, सो 1/3, so 1/3 means 0.33, so that answer is 33 into 10 raised to minus 2, right। तो यहाँ पर अगर इसको आंसर के साथ अगर मैच करें तो x इज इक्वल टू 33 मिलेगा, सो दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1000 watt बल्ब हैज ऑप्टिकल एफिशिएंसी 1.2%, फाइंड द एम्पलीट्यूड वोल्ट पर मीटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द बल्ब। तो पहले तो इंटेंसिटी ऑफ दैट बल्ब हाफ एप्सिलॉन 0 सी ई जीरो स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होगी। इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला है पावर अपॉन एरिया, मतलब कि 4 पाई आर स्क्वायर, और वो जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर, तो यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। सो 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0, अगर मैं यहाँ पर 4 पाई से, मतलब कि ये 4 पाई लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, इंटू सी इंटू ई जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन 4 बचेगा सिर्फ, राइट। तो अब 1/2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0, मतलब कि यहाँ पर डिवीजन में 9 इंटू 10⁻⁹ लिख सकते हैं। सी मतलब 3 इंटू 10⁸ इंटू ई जीरो स्क्वायर, एंड एफिशिएंसी मतलब कि पावर के फॉर्म में वो दिया है। तो यहाँ पर पहले तो पावर दिया है 1000 और उसकी एफिशिएंसी मतलब कि 1/2 अपॉन 100, सो 4 इंटू यहाँ पर 100 भी लिख लेता हूँ, राइट। तो अब ई जीरो स्क्वायर फाइंड करना है, तो 0 0 कैंसल्ड। अब इसको सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है, तो ई जीरो स्क्वायर हमें आफ्टर कैलकुलेशन मिलने वाला है 180। अब स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, तो ई जीरो मिलने वाला है 13.41 वोल्ट अपॉन मीटर, सो दैट इज अवर ई जीरो, राइट। सो दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम दी बल्ब। फिर इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग वेव इज गिवन, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज गिवन, फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो पहले तो मैं वेलोसिटी फाइंड करूंगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। v की दूसरी भी फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान में लूँ तो ये इक्वेशन बचेगी t इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू म्यू, राइट। तो वैल्यूज अभी रखनी है सिर्फ वी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर होगा 30 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है। सो 30 स्क्वायर इंटू 0.325 इंटू, और वो भी ग्राम में है, ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में, तो ओवरऑल बचेगा 10⁻³ अपॉन यहाँ पर जो बचेगा दैट इज 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻², ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया 10⁻³ राइट। सो 900 इंटू 3.25 इंटू 10⁻² बचेगा, तो इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 29.25, दैट इज न्यूटन, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस क्वेश्चन में 20 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू 15 वोल्ट बैटरी इन अ सर्टेन इंटरवल, फाइंड वर्क डन बाय द बैटरी। तो वर्क डन सिंपल, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो 20 चार्ज है एंड 15 इज द वोल्ट, सो कितना होगा 300 जूल इज द वर्क डन बाय द बैटरी। ओके, इस क्वेश्चन में a non-conducting container is divided into two parts of volume 4.5 liter and 5.5 liter, pressure 2 atmosphere and 3 atmosphere, number of moles 3 and 4. If partition wall is open then find out common pressure. तो कॉमन प्रेशर के लिए एक फॉर्मूला है, पहले तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू 2 इंटू 4.5 प्लस एफ बाई 2 इंटू 3 इंटू 5.5। ये जो एफ बाई 2 आर टी एन आर टी वाला जो टर्म है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर रखी, इज इक्वल टू एफ बाई 2 इंटू पी इंटू यहाँ पर कितना है 10 टोटल वॉल्यूम, राइट, पी इंटू वी।
तो ये फॉर्मूला कहाँ से आई, ये फॉर्मूला F/2 इंटू पी इंटू वी, F/2 इंटू पी इंटू वी। तो यहाँ से पूरा मैं यहाँ पर वैल्यूज़ रखा, ये फर्स्ट जो हमारे पास जो गैस है उसके अकॉर्डिंग और ये सेकंड गैस के अकॉर्डिंग दोनों को मिला के फिर लास्ट यहाँ पर लिखा। तो इन दोनों का सम, राइट, तो पहले तो 2 इंटू 4.5 मतलब कि 9/2 F आएगा, राइट, 9/2 F प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर 11/2 इंटू F, ये फॉर्मूला होगी, इज इक्वल टू F/2 इंटू 10p, राइट। अब पूरे इक्वेशन में से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कैंसल्ड, तो बाकी बचा 9F प्लस 11F इज इक्वल टू 10FP। अब FP कैंसिल हो जाएगा पूरी इक्वेशन में से, तो 9 प्लस 11 इज इक्वल टू 10P, 9 प्लस 11 दैट इज 20, 20 इज इक्वल टू 10P, राइट। तो बाकी बचा, यस, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक रह गई मुझसे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो 16.5 मिलेगा, राइट, 16.5/2 इंटू एफ इज इक्वल टू 10FP/2। अब 2 कैंसिल करेंगे, FFP कैंसिल करेंगे, अब जो बाकी बचा वो लिखें, तो 9 प्लस 16.5 तो वहाँ पर होगा 25.5, राइट, इज इक्वल टू 10P। तो P मिलेगा 2.55, तो 2.55 एटमोस्फियर, दैट इज द प्रेशर ऑफ कंबाइंड गैसेस। ओके, इस क्वेश्चन में व्हेन अ मैन होल्डिंग स्प्रिंग बैलेंस इन स्टेशनरी लिफ्ट देन इट्स रीडिंग इज 60 किलोग्राम। नाउ इफ लिफ्ट स्टार्ट्स डिसेंडिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द न्यू रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन न्यूटन। तो पहले तो लिफ्ट स्टार्ट हो रही है डिसेंडिंग, मतलब कि नीचे जा रही है लिफ्ट। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो स्यूडो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो दैट इज स्यूडो फोर्स, और जो वेट उसका है वो नीचे की तरफ ही है। तो इसीलिए यहाँ पर mg माइनस टी, ये टी है हमारा, इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो टी को सब्जेक्ट बनाएंगे, टी इज इक्वल टू एम ए, सॉरी mg माइनस एम ए, तो m कॉमन, g कितना है 10, a मतलब कि 1.8, तो t इज इक्वल टू मास इज 60, 60 इंटू 10 माइनस 1.8 दैट इज 8.2, so 60 into 8.2 492 Newton. So the new reading of spring balance is 492 Newton. That is our answer.